चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट, दैट इज लाइफ प्रोसेस। चैप्टर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ की क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहले एक टर्म आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानना, लाइफ स्पैन। व्हाट डू यू नो अबाउट लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन से हम ये समझते हैं कि जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है और जब उसकी डेथ होती है, ये पूरा जो टाइम होता है, इस टाइम को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। यानी कि बर्थ टू डेथ तक का जो समय होता है उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि जो डेथ हो रही है वो एक्सीडेंटल नहीं जबकि नेचुरल डेथ होनी चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। कि जब एक बच्चे का जन्म हो रहा है और उसकी डेथ हो रही है तो इस प्रोसेस को लाइफ स्पैन कहेंगे। अब हमें जानना है डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अ लाइफ एंड व्हाट इज नॉट अ लाइफ। मीन्स अलाइव क्या है और नॉट अलाइव क्या है। तो देखिए, इंसान है, जानवर है, हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग भोजन करते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स क्या मूव कर पाते हैं? तो यस, प्लांट्स भी मूव करते हैं, उनकी ब्रांचेस भी मूव करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें टेबल की या इस बोर्ड की, तो क्या ये मूव कर पाएंगे? नहीं। तो ये क्या है? नॉट अलाइव, ये लाइफ नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है बोर्ड के, और ये क्वेश्चन कई राउंड पूछ के रखा है एग्जाम में कि आप क्या सोचेंगे जब कोई एनिमल सोया हुआ है या फिर कोई ह्यूमन सोया हुआ है, तो आप क्या समझेंगे कि वो जिंदा है या फिर अनलाइव है, वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। कैसे आप प्रूव करेंगे? ऐसे तो आपको पता है कि वो लाइफ है, पर कैसे आप प्रूव करेंगे कि वो लाइफ है? तो हमें पता चलता है उसकी मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज से, क्योंकि वो उस समय भी ब्रीदिंग कर रहा होता है। इनफैक्ट उसकी बॉडी में हार्ट बीट रेगुलर बेसिस पे चल रही होती है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि सोया हुआ भी अगर कोई एनिमल है, कोई ह्यूमन है, तो वो क्या है? अलाइव है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ज्यादा नंबर तक नहीं, कर 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ये अक्सर पूछता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इस आंसर को। अब एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट अबाउट प्लांट्स? व्हाट अबाउट plants? How do we know that they are alive? अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछता है कि प्लांट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कैसे बताएंगे, आपको कैसे ये समझ आ रहा है कि प्लांट्स भी अलाइव है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और अगर आप लोगों को ना समझ में आए, कोई डाउट हो, तो मैं डाउट क्लियर करूंगी। पर ये क्वेश्चन जो है आप लोग छोटे क्लासों में भी पढ़े होंगे, तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर मेंशन कर दीजिएगा। मेंशन योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अब हमें स्टार्ट करना है इस चैप्टर का मेन टॉपिक, दैट इज लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। So let's start discussing on our topic. Life process. What is life process? Life process क्या होता है? What is life process? Life process क्या है, क्या हम समझते हैं लाइफ प्रोसेस से? तो लाइफ प्रोसेस यानी कि लाइफ जो जब एक बच्चे का जन्म हो रहा है और जब उसकी मृत्यु हो रही है, ठीक है, क्या हुआ? सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है? बर्थ होता है, ठीक है। बर्थ के बाद क्या होता है? बच्चा जो है चाइल्डहुड स्टेज में आता है, एंड देन एडल्टहुड स्टेज,
से लाइफ प्रोसेस की। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है, फिर वो एक छोटा बच्चा रहता है, चाइल्डहुड स्टेज कवर करता है, एंड देन वो एडल्ट होता है और एडल्टहुड स्टेज कवर करता है, फिर उसकी आती है ओल्ड एज एंड देन डेथ। तो ये जो प्रोसेस है ये है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब हम देखें ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म जी देखिए, हम ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। ऑर्गेनिज्म के 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज मल्टीसेलुलर एंड सेकंड वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म on the basis of number of cell, number of cell। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सब आप लोगों ने अपने छोटे क्लासेस में भी कवर किया होगा ये टॉपिक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कितने सेल से मिलकर बने होते हैं, सिंगल सेल। और अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो ये कितने सेल से मिलकर बने होते हैं, 2 और मोर देन 2 सेल। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, वही मल्टी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये सिंगल सेल से बने होते हैं, और अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर की तो ये 2 और मोर देन 2 सेल से बने होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट यूनिसेलुलर में, तो इनका कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन, इनका कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है किसी भी लाइफ एक्टिविटीज के लिए। और हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो इनकी स्पेसिफिक ऑर्गन, तो इनके स्पेसिफिक ऑर्गन वेल स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इनके पास। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। यूनिसेलुलर सिंगल सेल होता है, मल्टीसेलुलर 2 और मोर देन 2 सेल होता है। वही बात करें स्पेसिफिक ऑर्गन की तो इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है और इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। What is nutrition? What about nutrition? Why nutrition is necessary? तो ये सब कुछ हमें इसमें जानना है, कुछ पॉइंट्स ये सब। तो अगर हम बात करें what is nutrition? न्यूट्रिशन क्या है, तो इसकी एक डेफिनेशन है कि जब हम लोग वॉक करते हैं या फिर राइड करते हैं बाईसाइकिल से, तो हम लोग एनर्जी यूज करते हैं। बाईसाइकिल को राइड करने के लिए हम लोग एनर्जी यूज करते हैं, या फिर अगर हम नॉर्मली वॉक भी कर रहे होते हैं रोड पे तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, हम शांति से बैठे होते हैं या फिर आराम से लेटे हुए रहते हैं, फिर भी हमें एनर्जी की जरूरत है। क्योंकि उस समय जब हम आराम से बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, उस समय हमें एनर्जी की जरूरत है हमारी ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जो हमारी लाइफ प्रोसेस के ऑर्डर है उनको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यहाँ तक कि अब हम बात करें तो हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी, तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी कुछ बाहरी चीजों से, जैसे कि हमें प्रोटीन विटामिन वाली चीजें लेनी चाहिए, खानी चाहिए, जिससे कि हमारे पास क्या आएगी, एनर्जी आएगी। हम ग्रो कर सकते हैं, एनर्जी से डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होगा जब हम बेनिफिशियल चीजों को खाएंगे तो। और ये सोर्स ऑफ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे एनर्जी के, तो ये सोर्स ऑफ मटेरियल मिलेंगे फूड से। ठीक है, सोर्स ऑफ मटेरियल, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, वन एंड ओनली फूड। आपको एनर्जी से कहां से मिल सकती है, फूड से। अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म get their food, तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड कहाँ से पाएंगे, तो प्लांट्स। देखिए न्यूट्रिशन, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हमें थोड़ा सा अभी टॉपिक कवर करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोट्रॉपिक एंड सेकंड वन इज ऑटोट्रॉपिक। जब हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे, हाइड्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन हमारा ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना फूड कहाँ से पाते हैं, कहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। तो
तो इस चैप्टर में हमें कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारे इस चैप्टर का, जिसमें हमें अब टॉपिक स्टार्ट करना है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक का मतलब आप लोग पहले से भी जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक यानी कि अपना भोजन खुद बनाने वाले। कौन बनाता है अपना खाना खुद से? प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किसकी जरूरत होती है? प्लांट्स किसकी नीड करते हैं? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये प्रोसेस करने के बाद, फोटोसिंथेसिस करने के बाद प्लांट प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना ये खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं। और जब अपना ये खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं कि कौन सा न्यूट्रिशन मिला? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिला। ठीक, अब इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू भी समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल, तो क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का, प्लस ऑक्सीजन मिलता है। इनफैक्ट वाटर रिलीज भी हो जाता है, वाटर रिलीज भी हो जाता है। इसका फॉर्मूला, इसका तो सबको नेम पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया ये। तो ये क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ये वाटर। ठीक, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन रिलीज होता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब रिएक्शन होने के बाद रिजल्टेंट आता है तो ऑक्सीजन के 6 और वाटर के 6 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है क्लोरोफिल। तो व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या है? कहाँ प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन लीव्स। क्लोरोफिल किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ड्यू टू दिस कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन। इसकी वजह से ही जो कलर होता है लीफ का, वो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो इसे आप लोग अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो लाइट एनर्जी जो होती है, यानी कि सनलाइट की एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। वही वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल वो किसमें किसमें टूट जाता है? स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और वही जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किसमें रिडक्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब हमें एक टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्टोमेटा होते क्या है। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो टिनी पोर्स होते हैं। टिनी पोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन लीफ। लीफ पे प्रेजेंट रहते हैं, टिनी पोर्स होते हैं लीफ के ऑन लीफ सरफेस, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हम बात करें
स्टोमेटा प्लांट अपना ओपन कब करता है और क्लोज कब करता है? तो प्लांट अपना स्टोमेटा क्लोज करता है व्हेन, जब उसको नो नीड होती है, कोई नीड नहीं होती है किस चीज की? कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपने स्टोमेटा क्लोज करते हैं जब उन्हें कोई नीड नहीं होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। स्टोमेटा ओपन होता है जब गार्ड सेल जो होते हैं, गार्ड सेल वो जब श्रिंक करते हैं तब भी क्या होता है? स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक है, तो गार्ड सेल होता क्या है? यहाँ पे जो ये टर्म आया, व्हाट इज गार्ड सेल? गार्ड सेल क्या है? तो लेट्स अंडरस्टैंड। गार्ड सेल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। तो गार्ड सेल स्वेल कब करता है? तो गार्ड सेल स्वेल तब करता है जब उसको वाटर का उसके अंदर मूवमेंट में लगता है। तो व्हेन वाटर movement started in stomata, then guard cell swell, and when water shrink from stomata, then guard cell close, and the stomata also close. तो यही था आपके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक टॉपिक बचा हुआ रह गया था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का। तो अब हमें स्टार्ट करना है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें सिंगल सेल एनिमल की, सिंगल सेल एनिमल्स की, तो इनके पास कोई ऑर्गेनाइज ऐसा ऑर्गन नहीं होता है। तो ये अपने जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो कैसे टेक करते हैं, कहाँ से टेक करते हैं? तो ये अपनी पूरी बॉडी से, होल बॉडी सरफेस से ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो इसको जानने के लिए एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो पहले हम इसे ड्रॉ करते हैं फिर समझते हैं। देखिए, कुछ ऐसा होता है ह्यूमन बींग की न्यूट्रिशन प्रोसेस, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ होता है माउथ, टंग, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस, डायफ्रागम, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल स्टोर करने का, स्टोर्स बाइल। बाइल जो होता है, जब बाइल डक्ट सीक्रेट करती है। इधर है आपका स्टमक, यहाँ पाई जाती है बाइल डक्ट, ये है आपका लिवर, यहाँ ये है लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज पैंक्रियाज, और फिर ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन,
लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग कोलॉन भी कहते हैं, कोलॉन। यहाँ है अपेंडिक्स, यहाँ एनस, ये है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। जिसको हमको डिस्क्राइब करना है, स्टार्ट करना है। सबसे पहले आता है माउथ। हम लोग जब फूड लेते हैं तो हम लोग माउथ के थ्रू लेते हैं, फिर हमारा फूड वहीं से डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, वो सलाइवा सिक्रेट करती है, जिससे कि हमारा जो माउथ होता है वो वाटरी हो जाता है। एंड देन फूड टंग जो है उसको हेल्प करती है सलाइवा और फूड को आपस में मिक्स करने में। और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो हम इन्हें स्मेल करते हैं ऑइसोफेगस के थ्रू। और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो हम इन्हें स्मेल करते हैं ऑइसोफेगस के थ्रू, और ये पहुंचता है स्टमक में। स्टमक वॉल जो होती है वो बाइल जूस सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से फूड जो है और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके और बाइल जूस से मिक्स कर जाता है। एंड देन पैंक्रियास सीक्रेट करती है पैंक्रियाटिक जूस, जिससे कि फूड को हेल्प रहती है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद आसानी से बच सके और उसके इंपॉर्टेंट जो भी केमिकल्स और उसके इंपॉर्टेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, नरिशमेंट्स हैं, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सके। एंड देन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी वॉल में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो भी ब्लड तक पहुंचाने इंपॉर्टेंट रहते हैं उन्हें वो एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड देन वो फूड को पहुंचा देती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वाटर, जितने भी वाटर नेसेसरी रहता है, जितना भी वाटर प्रेजेंट रहता है फूड में, उसको लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी बॉडी में। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन उसको भेज देती है एनस में, और फिर वो आउट ऑफ बॉडी हो जाता है। ठीक है, ये थी पूरी न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग की प्रोसेस। अब इसको थोड़ा सा और इसमें दो चार पॉइंट है जो कि डिटेल में जानने हैं, तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं ना। जब हम फूड लेते हैं तो जब सलाइवा सीक्रेट होता है तो हमारा जो माउथ रहता है वो वाटर तो हो ही जाता है, उसमें सलाइवा जो होता है एक एंजाइम कंटेंट किया रहता है जिसका नाम रहता है सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज जो होता है वो ब्रेक करता है स्टार्च को शुगर के फॉर्म में, सिंपल शुगर के फॉर्म में स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। जो स्टमक है ना, जब फूड इधर से स्टमक में आता है तो स्टमक एक एक्सपेंडेबल ऑर्गन है जो कि एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, जो कि एक्सपेंड कर जाता है जब फूड स्टमक में आता है। तो ये कभी कभी पूछ देता है एमसीक्यू में कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यूट्रिशन, एट द टाइम ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा ऑर्गन जो है वो एक्सपेंडेबल ऑर्गन है। तो एक्सपेंडेबल ऑर्गन स्टमक है, क्योंकि स्टमक में जब फूड आता है तो स्टमक एक्सपेंड कर जाता है। अगर हम बात करें कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है, तो कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट सबका डाइजेशन हो जाता है। और इस पर्पस के लिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबका सिक्रीशन, सबका डाइजेशन हो जाए, इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं लिवर और पैंक्रियास। ये दोनों अपने जूस को सीक्रेट करते हैं, अपने दोनों ग्लैंड्स के थ्रू डक्ट सीक्रेट करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को उससे हेल्प मिलती है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। पैंक्रियास जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। पैंक्रियास जो है वो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जिसमें कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन जो कि डाइजेस्टिव प्रोटीन फॉर्म करता है, लाइपेज जो कि ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट को, जो एक्स्ट्रा फैट रहते हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, तो पैंक्रियाटिक जूस में। तो पैंक्रियास में प्रेजेंट एक एंजाइम जिसका नाम है लाइपेज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी आउटर सरफेस पे कुछ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम कहते हैं विलाई। विलाई हेल्प करता है सरफेस एरिया को बढ़ाने में। किससे सरफेस एरिया को, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को बढ़ाने में कौन हेल्प करता है, विलाई हेल्प करता है। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस थी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम रिएक्शन नोट करने जा रहे हैं, हम इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ग्लूकोज और पाइरुवेट जब रिएक्ट करते हैं तो तीन प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे पहले तीन रिएक्शन होती है, इसमें प्रोडक्ट्स अलग अलग बनते हैं। सबसे पहले C2H5OH यानी कि एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। नेक्स्ट वन इज लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी एंड लास्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है,
इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होने पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है ये हमें जानना जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है कि इतना आपको बना करके दे देगा, अब इसमें लिख देगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट करिए ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल है, पायरुवेट कितना है, फिर किसके प्रेजेंस में है, किसके प्रेजेंस में फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन हो रही है। तो ये सब कुछ एग्जाम में पूछ लेता है रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं और समझते हैं। ग्लूकोज के यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं 6, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज के कितने कार्बन मॉलिक्यूल हो गए, कार्बन मॉलिक्यूल हो गए 6, ठीक है। कहाँ होता है ये, कहीं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। पायरुवेट जो होता है उसमें कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल 3 होते हैं, हाँ कार्बन मॉलिक्यूल 3 होते हैं, प्लस एनर्जी भी होती है, प्लस एनर्जी भी होती है। जब पायरुवेट से एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है तब प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। कहां पे, तो इन ईस्ट में जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और ग्लूकोज और पायरुवेट रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एथेनॉल में कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, तो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जब ग्लूकोज और पायरुवेट रिएक्ट करके लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाते हैं, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और एनर्जी रिलीज हो जाती है। यहाँ पे होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। और ये कहाँ होता है, तो इन आवर मसल्स, इन आवर मसल, ठीक है। अब जब ग्लूकोज और पायरुवेट रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाते हैं, तब प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन का। यहाँ इस प्रोसेस में प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन का, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। कहां पे, कहां पे, तो इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, लैक्टिक एसिड में कार्बन मॉलिक्यूल 3 होते हैं। अब सुनिए पूरे रिएक्शन को डिटेल में। होता क्या है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जब ग्लूकोज और पायरुवेट रिएक्ट करते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, then in the presence of oxygen in yeast they form ethanol plus carbon dioxide as well as release energy. And in second step, if glucose and pyruvate react in cytoplasm, in the presence of in our muscle cell, if oxygen lacked, then lactic acid form as well as energy released. And when glucose and pyruvate react in cytoplasm, in the mitochondria and presence of oxygen occur, then carbon dioxide plus water plus energy, then formation of carbon dioxide plus water and energy is released. In glucose, carbon molecule is total 6, as well as in pyruvate, carbon molecule is 3. And in ethanol, the number of carbon molecule is 2, as well as in lactic acid, the number of carbon molecule is 3. This is the whole process of respiration. Respiration क्या होता है, तो respiration अगर हम simple line में define करें तो respiration is defined as a metabolic process where the living cells of an organism obtains energy in the form of ATP. एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, एटीपी के फॉर्म में, बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कब, जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनका ऑक्सीडेशन होगा तब। तो रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जब लिविंग सेल जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनर्जी ऑब्टेन करता है, लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में ऑब्टेन करता है, तो एटीपी के फॉर्म में ऑब्टेन करता है, ऑक्सीजन लेता है और लिबरेट करता है, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कहां से, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्प्लिट करके, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो होती है एटीपी के फॉर्म में रिलीज। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी वन क्वेश्चन बन सकता है, तो एडिनोसिन ट्राई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है फुल फॉर्म ऑफ एटीपी।
तो यही हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस खत्म होती है, रेस्पिरेशन टॉपिक खत्म होता है। अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आज हम सिर्फ इसके बारे में हल्का सा हिंट ले लेते हैं और फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 3 में इसको पढ़ेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ मूविंग सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन एन ऑर्गेनिज्म, water and nutrients required for all metabolic activities should be transported in the body of plants and animals. The waste material or excretory products should also move to the region of excretion. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि सब्सटेंस का मूव करना फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन है क्या। तो जैसा कि हम जान गए थे कि द प्रोसेस ऑफ मूविंग सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म, जिसमें कोई सब्सटेंस मूव करता है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू another within an organism, जिसमें कोई सब्सटेंस मूव करता है वन प्लेस से अनदर ऑर्गेनिज्म में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन एन ऑर्गेनिज्म। ओके, क्या सब्सटेंस मूव करता है? तो वो कौन से सब्सटेंस हैं जो कि मूव करते हैं? वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, ये मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन एन ऑर्गेनिज्म। देखिए एक टर्म यूज होता है प्लांट। पहले हम समझते हैं प्लांट्स। प्लांट्स में आखिर मूवमेंट कैसे होता है? तो एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम के थ्रू होता है और फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम क्या करता है? ये वाटर को एंड मिनरल्स को कहां से? रूट से अदर पार्ट में क्या करता है? पहुंचाता है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से अदर पार्ट में। और अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका? फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट्स में ट्रांसफर करने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल को रूट से अदर पार्ट में पहुंचाता है और बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट तक। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये भी टू टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव क्या होता है? तो एक्टिव में एनर्जी की नीड नहीं होती है और पैसिव में एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, एक टर्म आता है डिफ्यूजन और एक टर्म आता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। क्या होता है डिफ्यूजन और क्या होता है ऑस्मोसिस? डिफ्यूजन में किसी पार्टिकल का मूवमेंट होता है। किसी पार्टिकल का मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और ऑस्मोसिस में किसी भी सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है
lower concentration to higher concentration. अब हमें ये जानना है कि ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन में कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इस सिस्टम के, तो ब्लड एंड लिम्फ, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हमें इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट एक डायग्राम है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछता है, डायग्राम ऑफ हार्ट। तो ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायग्राम बनता कैसे इजी वे, तो फिर हम इसमें समझेंगे कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का। ये जो डायग्राम है ये है ह्यूमन हार्ट, ओके। इसे आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम होता है जो कि पूछता है। इसमें ये पार्ट है आर्टा, पल्मोनरी, आर्टरी, पल्मोनरी वेन, मिट्रल वाल्व, आवर्टिक वाल्व। ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है राइट वेंट्रिकल और ये राइट एट्रियम। यहाँ है पल्मोनरी वाल्व, और ये रहा आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। ये है सुपीरियर वेना केवा, ओके। ये है आपका हार्ट का डायग्राम। इसमें कुछ मेन पार्ट्स हैं जो कि आप लोगों को लर्न करने होंगे, आर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, मिट्रल वाल्व, आर्टिक वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है ब्लड कैसे ट्रांसफर होता है एंड ऑल, ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्लास में। लेकिन हाँ, कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें जानना है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को ड्रॉ करिए और फिर हम बताते हैं क्या स्टेप्स हैं ब्लड को ट्रांसफर होने में। सबसे पहले आता है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेकिन ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करते हुए। उसके बाद आता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वॉल्व को क्रॉस करते हुए। पल्मोनरी आर्टरी से आता है लंग्स में, और लंग्स से पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल्व से क्रॉस होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टिक वॉल्व को क्रॉस करते हुए, आर्टिक वॉल्व को क्रॉस करते हुए आवर्टा में पहुंचता है। और जैसे ही आवर्टा में पहुंचता है, आवर्टा उसको कहाँ ट्रांसफर कर देता है, रेस्ट ऑफ बॉडी में, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा सेंड टू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए कहाँ भेजता है, राइट वेंट्रिकल तक। राइट वेंट्रिकल
पल्मोनरी माउथ क्रॉस करते हुए पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में, लंग्स जो है वो पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स ट्रांसफर करता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम जो होता है मिट्रल वॉल क्रॉस करते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंच जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो आर्टरी वॉल क्रॉस करते हुए आर्टा में, और आर्टा उसको रेस्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड को ट्रांसफर कर देता है। तो यही हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, तो इसको चलिए हम स्टार्ट करते हैं समझना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि किसी भी द प्रोसेस दैट अलाउज ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक ऐसी प्रोसेस जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाउ करती है कि वो किसी भी कंडीशन में रिस्पॉन्ड कर सके और कोई भी एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किस चीज में हेल्प करती है? रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्ड में एंड किसी भी स्टिमुलाई पे क्या कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके और किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन को एडॉप्ट कर सके। ओके, तो कौन हेल्प करता है? तो ये कौन सी प्रोसेस होती है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, टर्म यूज हुआ है, दैट इज कंट्रोल। सो व्हाट इज कंट्रोल? एक ऐसी एबिलिटी, इसमें हम लोग एबल हो जाते हैं, यानी कि एक एबिलिटी होती है जो कि जिसमें कि हमें ये पता होता है कि कब हमें किसी भी वर्क को स्टार्ट करना है, कब उसे स्टॉप करना है एंड कब उसे स्लो डाउन करना है। एक ऐसी प्रोसेस, देखिए कंट्रोल के थ्रू हम किसी भी वर्क को स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, एज वेल एज स्लो कर देते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? ताकि जो भी पूरे ऑर्गेनिज्म का सिस्टम है उसको वो क्या कर सके, एक साथ वर्क कर सके और उसमें रिस्पांस प्रोड्यूस कर सके, किसी भी कंडीशन में रिस्पांस प्रोड्यूस कर सके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि ह्यूमन में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों रिस्पांसिबल होते हैं किसके लिए? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इन दोनों प्रोसेस के लिए ह्यूमन में कौन रिस्पांसिबल होता है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन system. Okay, control and coordination allows organism to adapt to their environment by responding to the internal and external stimuli. Without this process, organism would not be able to respond to their environment. देखिए, control and coordination एक ऐसी प्रोसेस है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाउ करती है कि वो क्या कर सके, एबिलिटी हो उसके पास किसी भी वर्क को स्टार्ट, स्टॉप और स्लो करने के लिए। इनफैक्ट वो कोई भी एक्टिविटी पे किसी भी कंडीशन में क्या कर सके, रिस्पांस दे सके। ये दोनों जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है, कौन कंट्रोल करता है? किसके थ्रू होती है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू ही होती है। इनफैक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस के बगैर हम लोग अपने सराउंडिंग में रिस्पांस नहीं कर पाएंगे, सराउंडिंग में हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हमें जानना है नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल्स। किसी भी एनिमल का नर्वस सिस्टम हम पहले समझेंगे, नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल, एंड देन हम समझेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ प्लांट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल। हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम। किसका पढ़ना है नर्वस सिस्टम? तो एनिमल्स का, एनिमल्स का नर्वस सिस्टम पढ़ना है। तो देखिए, जैसे कि आपके साइड में आप लोगों को न्यूरॉन का डायग्राम बन के आ गया हो, तो न्यूरॉन का डायग्राम आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, ठीक है। तो न्यूरॉन का डायग्राम आप लोग एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक्चुअली मैंने न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ किया था, पर ड्यू टू सम इशू ये डायग्राम ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, तो मुझे इसकी पिक्चर लगानी पड़ रही है। तो आप लोग इस डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो देखिए, नर्वस सिस्टम जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम होता है जो कि इसीलिए खास तौर पे बनाया जाता है ताकि कोई भी सिग्नल को क्या कर सके, सेंड कर सके। सिग्नल सेंड कहां से करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू करता है, थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, और किसकी तक पहुंचाता है? टू ब्रेन, ब्रेन तक पहुंचा देता है। उसके बाद देखिए, अगर हमारी बॉडी में थोड़ी सी भी चोट भी लगती है तो हमें पता चल जाता है, हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आखिर वो पेन कैसे होता है? तो आखिर वो पेन होना स्टार्ट कैसे होता है, मतलब किसके थ्रू होता है? तो सबसे पहले हमारे जब बॉडी में कहीं पर भी कट होता है तो उसका जो मैसेज होता है वो किसके पास पहुंचता है? ब्रेन तक पहुंचता है। और जैसे ही वो ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन तक कौन पहुंचाने में हेल्प करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करता है। और जैसे ही वो ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन उस पे एक्शन करता है, ठीक है। और ब्रेन जैसे ही एक्शन करेगा, हमें दर्द होने शुरू हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी इस समय वेल नहीं है, हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हुई है। देखिए, अब आप सोच रहे हो कि आखिर स्पीड क्या होगी ब्रेन की। तो ब्रेन की जो स्पीड होती है किसी भी मैसेज को पहुंचाने की, इसके बारे में हम समझेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भले ही क्लास 12 के एग्जाम में आप लोगों से ना पूछे, पर किसी भी कॉम्पिटिटिव नीट वगैरह के एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो इसे हम समझेंगे।
जब हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक ब्रेन, तो देखिए नर्वस सिस्टम जो होता है वो किससे बना होता है? तो नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, दैट इज CNS as well as PNS. CNS stand for Central Nervous System, as well as PNS stand for Peripheral Nervous System. ठीक है, CNS क्या इंक्लूड करता है और PNS क्या इंक्लूड करता है? तो देखिए CNS में इन्वॉल्व होता है ब्रेन, CNS इंक्लूड करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। वहीं अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो ये इंक्लूड करता है सेंसरी नर्व फाइबर को और मोटर नर्व फाइबर को। ओके, तो देखिए नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है दो पार्ट से, दैट इज CNS एंड PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS is known as central nervous system, and PNS is known as peripheral nervous system. CNS involve brain as well as spinal cord, whereas PNS include sensory nerve fiber as well as motor nerve fiber. So we have to know about something about nervous system that include first neuron. What is neuron? हमें न्यूरॉन के बारे में जानना है, ठीक है? न्यूरॉन, ग्लिया, एक्सॉन, डेंड्राइट्स और साइनेप्स, इन सब के बारे में हमें समझना है। So first we have to know about neuron. What is neuron? न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है? न्यूरॉन क्या है? बेसिक यूनिट है किसी भी नर्वस सिस्टम की। तो न्यूरॉन बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल होता है, यानी कि इन्हें बनाया गया जाता है किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए, और वो पर्पस क्या है? तो ये एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं किसका? स्टिमुलाई का, डिटेक्ट स्टिमुलाई एज वेल एज एंड चेंज इन एनवायरनमेंट। ठीक, ये जो होते हैं रिलीज करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करता है कि ये ट्रांसमिट करता है, मतलब ट्रांसमिट करता है किसको? किसी भी इंफॉर्मेशन को, किस तक पहुंचाता है? इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम के। न्यूरॉन्स एक ऐसे सेल होते हैं जिन्हें खास तौर पे इसलिए बनाया गया होता है ताकि कोई भी स्टिमुलाई और कोई भी एनवायरनमेंट की चेंज को डिटेक्ट किया जा सके। एज वेल एज न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से ही कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ट्रांसमिट हो पाती है। अब सेकंड आता है ग्लिया। ग्लिया, सो व्हाट इज ग्लिया? इस सेल के ना फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, मैनी फंक्शंस होते हैं। ग्लिया के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें इंक्लूड होता है इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है? डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शंस, एज वेल एज ये रिसाइकल करते हैं किसको? रिसाइकल करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स को ये रिसाइकल भी करते हैं, ठीक है? तो ये है ग्लिया के बारे में। देखिए ग्लिया के कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं और डेवलपमेंट फंक्शन में भी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट ये रिसाइकलिंग का भी काम करते हैं, रिसाइकलिंग इन द सेंस न्यूरोट्रांसमीटर की रिसाइकलिंग भी ये करते हैं। Okay, so third we have to know about axon. What is axon? And then dendrite and then synapse. Third one is axon. ये जो होते हैं लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं जो कैसे होते हैं? केबल जैसे होते हैं, केबल लाइक, यानी कि तार जैसे लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या करते हैं? कैरी करते हैं मैसेज को, जो भी मैसेज सेल पहुंचाना चाहता है ब्रेन के पास, उनको ये कैरी करके रखते हैं। और ये कवर्ड होते हैं, किससे? प्रोटेक्टिव माइलिन शीट से, प्रोटेक्टिव माइलिन शीट से कवर होते हैं। और ये प्रोटेक्टिव माइलिन शीट क्या करती है? ये स्पीड अप कर देती है किसका? ट्रांसमिशन ऑफ
मैसेजेस को, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस को ये स्पीड अप कर देती है, यानी कि मैसेज जो है वो जल्दी से किस तक पहुंच जाएंगे, ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। अब हमें जानना है फोर्थ है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, व्हाट इज डेंड्राइट्स? ये स्मॉल ब्रांच लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि कनेक्ट करता है न्यूरॉन को, न्यूरॉन ये कनेक्ट करता है न्यूरॉन को विथ अदर न्यूरॉन्स। एंड फिफ्थ वन इज साइनेप्स। सो व्हाट इज साइनेप्स? ये जंक्शन होता है, जंक्शन बिटवीन टू नर्व्स, जहां से कि मैसेजेस जो है, मैसेजेस वो क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। और कैसे होगा? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन किसकी होगी? तो डिफ्यूजन की प्रोसेस होता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स का। तो ये प्रोसेस समझ में आ गई। सबसे पहले मैंने न्यूरॉन और ग्लिया के बारे में पढ़ लिया। अब हमें जानना था एक्सॉन क्या होता है। तो एक्सॉन जो होता है वो लॉन्ग केबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कैरी करता है मैसेजेस को, और ये कवर्ड होता है प्रोटेक्टिव माइलिन शीट से। प्रोटेक्टिव माइलिन शीट जो होती है स्पीड अप करती है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस को। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो स्मॉल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो कनेक्ट करते हैं न्यूरॉन को अदर न्यूरॉन से। वहीं साइनेप्स की अगर बात करें, साइनेप्स जो होते हैं वो दो नर्व्स को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, ऐसे जंक्शन होते हैं। ये मैसेजेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए करते हैं। ट्रांसफॉर्म जो होता है डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन किसका होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स का डिफ्यूजन होता है। सो अब हमें समझना है व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में आके होता क्या है, तो चलिए समझते हैं इसे। हमारा टॉपिक है व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो क्या होता है? तो देखिए रिफ्लेक्स एक वर्ड है जो कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं तो जब हम एक दूसरे से किसी चीज के बारे में अचानक से कोई सडन एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट को सडन हुआ तो उससे अगर हम कोई भी रिस्पांस करेंगे तो क्या है? रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि आई जंप्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस, रिफ्लेक्सली, मैंने अचानक से क्या किया? बस के बाहर जंप किया। या फिर अगर मैं ये कहती हूँ कि आई पुल्ड माय हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, जहां पे कि आग जल रही थी वहां से मैंने अपना हाथ क्या किया? अचानक से हटा लिया। या फिर आई वाज सो हंग्री माय माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली, मैं ये कहती हूँ कि मुझे क्या हुआ है? बहुत तेज भूख लगी है और ऐसा मुझे अचानक से मतलब बहुत तेज भूख लगी है। तो ये चीज क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। हमारा माउथ वाटर करने लगा। जब बहुत तेज भूख लगी तो हमारा माउथ क्या होने लगा? वाटरिंग करने लगा। तो ये क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसका अचानक से हमारा मतलब क्या होता है? जब ये रिफ्लेक्स अचानक से होता है तो इसका हमारा मतलब क्या होता है? तो एक कॉमन आइडिया, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बिना सोचे बिना समझे हम लोग कुछ कर रहे हैं या फिर हम लोग कुछ फील कर रहे हैं तो हमारे रिएक्शंस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ फील कर रहे हैं तो उसमें हमारे रिएक्शंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये सिचुएशन ऐसी होती है जब हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं कुछ एक्शन पे ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए अगर हमारे अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो हम कोई भी काम कर रहे होते बिना सोच समझे तो हम उस पर कंट्रोल कर पाते नहीं कर पाते, उस पर हम कोई भी एक्शन नहीं ले पाते, हम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। लेकिन हम रिस्पॉन्स कर लेते हैं तो किसके थ्रू कर लेते हैं? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हम लोग रिस्पॉन्स कर पाते हैं। तो अगर हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन पे तो हम लोग किसके थ्रू कर पा रहे हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हम लोग कर पा रहे हैं। अदरवाइज हम क्या कर रहे होते हमें खुद भी पता नहीं रहता, ठीक है। और हमें ये जानना जरूरी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन की कौन सी पार्ट है जिससे कि हमारी सभी एक्टिविटीज कंट्रोल और कोऑर्डिनेट हो पाती है। ये सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे जब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और ब्रेन, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ये सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पांस। कैसा होता है? ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पांस होता है। ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पांस होता है, यानी कि जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है और अचानक से हम वो रिस्पांस कर देते हैं, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक रिस्पांस होता कब है? जब कोई भी कंडीशन आती है। इनफैक्ट अगर कोई कंडीशन स्प्लिट सेकंड में दिया जाए, यानी कि सेकंड को भी बहुत मिली सेकंड में दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी अगर कंडीशन, तो उसके भी हमारा ब्रेन क्या कर पाता है? रिस्पांस कर पाता है। हम लोग उसके तुरंत रिस्पांस करते हैं। अगर हमें कहीं से चोट लगती है तो हम उसके तुरंत रिस्पांस करते हैं, तुरंत चीखते हैं कि हमें चोट लगी। हम कैसे रिस्पांस करते हैं? हमें पता होता है? नहीं पता। किसे होता है? हमारे ब्रेन को पता होता है, ठीक है। और हम लोग उससे रिफ्लेक्स एक्शन लेते हैं, ठीक है, कि हमें चोट लगी। हम लोग सेकंड्स भी नहीं लगता है कि हम उसको रिस्पांस कर देते हैं कि हाँ हमें चोट लग गई। तो देखिए ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन है ना, ये कैसा कोऑर्डिनेशन है? कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन है। ये पूरा कोऑर्डिनेशन कैसा है? कॉम्प्लेक्स
कोऑर्डिनेशन है किसके बीच का, बिटवीन आवर बॉडी एंड ब्रेन। देखिए तो हम लोग जब हमें कुछ हो रहा है, हमें चोट लग रही है, तो हम जब उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये किसके बीच का रिलेशन है, हमारी बॉडी से लेकर के हमारे ब्रेन तक का रिलेशन है। जो कि मैसेज ब्रेन जो होता है, मैसेज बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब भी करता है, मैसेज बहुत ही तेजी से रिलीज भी करता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान होता क्या है, तो सबसे पहले स्टिमुलस, देखिए जो रिसेप्टर होता है, हम लोग का मान लीजिए स्किन है, स्किन में अगर थोड़ी सी चोट लगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमें चोट लगी है। इनफैक्ट अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होता है, ये भी हमें किससे पता चल जाता है, हमारी स्किन से पता चल जाता है। हमारी स्किन हमें बता देती है कि टेम्परेचर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, तो अगर हम पढ़ें कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, तो सबसे पहले क्या होता है, स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी कि हमें पता चल जाता है कि हमें ये पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो गया, और ये हमें पता चलता है हमारी स्किन के थ्रू। फिर हम बात करते हैं न्यूरल सिग्नल। नेक्स्ट जो होता है, फर्स्ट है स्टिमुलस, सेकंड होता है न्यूरल सिग्नल। न्यूरल सिग्नल इन द सेंस, न्यूरल सिग्नल इन द सेंस कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं वो सेंड करती हैं मैसेज किसको, ब्रेन को, किसकी हेल्प से, स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से। ठीक है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन में होता है। मोटर न्यूरॉन क्या होती है, तो मोटर न्यूरॉन, थर्ड है मोटर न्यूरॉन। देखिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप इसे नोट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आप इसे रिवीजन करेंगे ना एग्जाम के टाइम पे, तो आप लोगों को याद आ जाएगा मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसका नोट्स भी आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और आप लोग इसे शेयर करिए क्लास 9 से 12 तक के जो भी आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट रहेगा तभी वीडियोस डालने में भी अच्छे लगेंगे। ठीक है, आप लोग भी सब्सक्राइब करिए, आप लोग अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देखिए मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रिले करते हैं किसी भी न्यूरॉन को, ताकि वो सेंड कर सके कोई भी सिग्नल। ठीक है, कि हमें अब ये एक्शन इस पॉइंट पे करना चाहिए। अब बात आता है इफेक्टर, फोर्थ है इफेक्टर। सो व्हाट इज इफेक्टर, the motor neuron send an electrical impulse to an effector which produce a response। इफेक्टर क्या करता है, रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। जब मोटर न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेंड करती है, तो जैसे कि जो मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब आप अपना हैंड क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जब भी हम अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हैं हमारी मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अदरवाइज हम जैसे ही अपना हाथ फिर से सिकोड़ते हैं, फिर से अपने हाथ को बेंड करते हैं, तो हमारी जो भी मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नॉर्मल स्टेज में आ जाती हैं। अदरवाइज जब हम इसे फैलाते हैं अपने हाथ को, तो हमारे मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, इफेक्टर की वजह से होता है। ठीक है, तो जो भी न्यूरल सिग्नल्स होते हैं जो भी ट्रिगर करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को, वो कभी भी ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा ब्रेन तक ही पहुंचे, क्योंकि इसके कुछ ऑटोमेटिक रिस्पांस भी हो जाते हैं। जैसे कि हम कुछ ऐसा सोचते हैं अचानक से, हम अचानक से उस पर एक्शन ले लेते हैं, जरूरी नहीं कि हम हमारे एक्शन को ब्रेन के थ्रू लेंगे। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो कि हम ऑटोमेटिकली स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचा तो अगर हम उस पर एक्शन ले लिए होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट और मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ है, वो क्या है, ह्यूमन ब्रेन, जिसके बारे में हमें बहुत ही डिटेल स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन ब्रेन का ये क्या है, स्ट्रक्चर। इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। सो दिस वन इज सेरिब्रम, दिस वन इज क्रेनियम। क्रेनियम को हम लोग इसका भी कहते हैं खोपड़ी, यही है। यहाँ बीच में पाया जाता है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये सब का नाम सुने होंगे, तो ये बीच में पाया जाता है मिड ब्रेन। हम सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ नीचे है स्पाइनल कॉर्ड, ये है cerebellum, this one is medulla, and this one is pons, and they all are collectively known as hindbrain. Hindbrain.
This one is pituitary gland. Pituitary gland. Here is the presence of hypothalamus, and these all are known as forebrain. Forebrain. Okay. So this is the structure of human brain. Okay. So अब हमें पढ़ना है ह्यूमन ब्रेन के बारे में। देखिए जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, हमें तो ये पता है। और ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं बॉडी के सभी पार्ट से और उसे इंटीग्रेट भी करते हैं, यानी कि उस पर क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए इसे भी क्लैरिफाई कौन करता है, तो ब्रेन ही करता है। ब्रेन जो होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। ब्रेन कैसा ऑर्गन होता है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जो कि कंट्रोल करता है मैनी एक्टिविटीज को। ठीक है, ये हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल भी करता है। कौन कंट्रोल करता है? तो हमारा ब्रेन। देखिए जो ब्रेन होता है वो किस चीज से बना होता है, तो ये आउटसाइड में ग्रे मैटर से बना होता है, ग्रे मैटर से, और इनसाइड में व्हाइट मैटर से। ओके, देखिए ब्रेन जो होता है ये कवर होता है, कवर्ड बाय बोनी शेल। बोनी शेल यानी कि इस पे हार्ड बोन की कवरिंग होती है ब्रेन के ऊपर। और ये जो होता है किसमें बाफेड होता है, यानी किसमें डूबा हुआ होता है, तो बाफेड इन फ्लूइड, एक फ्लूइड में ये डूबा हुआ रहता है। ठीक है, देखिए एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो लगभग 3 पाउंड का वेट में होता है, 3 पाउंड वेट होता है। ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन का जो ब्रेन का एवरेज वेट होता है वो कितना होता है? 3 पाउंड होता है। ब्रेन क्या कंट्रोल करता है? जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, लेकिन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो ये हमारे थॉट को कंट्रोल करता है, यानी कि हम क्या सोचते हैं वो डिटरमाइन करता है हमारा ब्रेन। एज वेल एज हमारी मेमोरी को भी डिटरमाइन करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, और हमारे टच को और विजन, ब्रीदिंग, टेम्परेचर, हंगर एंड मोटर स्किल्स, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। देखिए ब्रेन फुली फॉर्म कब होता है, यानी कि अच्छे से हमारे अंदर डेवलप कब करता है? फुली फॉर्म होता है एट द एज ऑफ 25। जब 25 का इंसान हो जाता है एज में, तब हमारा ब्रेन जो होता है क्या होता है? फुल्ली डेवलप करता है। अदरवाइज उससे पहले ये हमारा ब्रेन डेवलप नहीं होता है, मतलब डेवलप होता है लेकिन इन सेंस वेल डेवलप नहीं होता है। ओके, देखिए जो वेट हमने बताया 3 पाउंड होता है, इसमें से लगभग 65% जो वेट होता है वो किसका होता है? फैट का होता है। हमारा ब्रेन जो होता है, हमारे ब्रेन को हम फैटीएस्ट ऑर्गन भी कह सकते हैं हमारी बॉडी का, क्योंकि ब्रेन में फैट बहुत ज्यादा होता है। लगभग 65% अगर हमारे ब्रेन में बात करें तो क्या होता है? फैट का ही वजन होता है। बाकी 35% जो होता है वो उसके ऑर्गन्स का वजन होता है, वेट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ब्रेन का जो इंफॉर्मेशन होता है, ब्रेन इंफॉर्मेशन जो होती है वो कितने तेजी से ट्रैवल करती है, तो ये जो होती है 350 मील पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, यानी कि हमारा ब्रेन जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को किस स्पीड से पहुंचाता है? तो 350 मील पर आवर। ओके, अगर हम एक और बात करें, देखिए एक एवरेज पर्सन जो होता है, एवरेज पर्सन ये लगभग कुछ भी नहीं तो लगभग 12,000 से 12,000 टू 60,000 थॉट पर डे क्या करता है? थिंक करता है। पर डे हमारे माइंड में 12,000 से 60,000 तक बातें आती हैं। हम 12,000 से लेकर के 60,000 तक बातों को एक दिन में क्या करते हैं? सोचते हैं, जिसमें से इसमें से 95% जो होती हैं वो रिपीटेटिव होती हैं, यानी कि एक ही वो बात ऐसी होती है जिनको हम क्या करते हैं? 95% सोचते हैं, और बाकी के 5% में और बातें हमारे माइंड में आती हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि जो इतनी सारी बातें 12,000 से 60,000 आते हैं, इतने थॉट में से 80% थॉट जो होते हैं हमारे माइंड में डेली क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। यानी कि हम निगेटिविटी, देखिए 80% बातें हम निगेटिव ही सोचते हैं, 20% बातें हम क्या करते हैं? पॉजिटिव सोचते हैं। इससे ये फैक्ट पता चलता है कि हम निगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हम निगेटिव बातें ज्यादा सोच लेते हैं, इनफैक्ट पॉजिटिव कम सोचते हैं। तो देखिए एक एवरेज पर्सन जो है वो 12,000 से 60,000 विचारों को एक दिन में सोचता है, इनफैक्ट 95,000 उसमें से क्या होते हैं?
इनफैक्ट 95% उसमें से रिपीटिंग होते हैं, यानी कि कोई एक ऐसी बात होती है जिसे हम बार बार सोचते हैं, ठीक है। और जो हम इतनी सारी बातें सोचते हैं 12,000 से 16,000 तक बातें जो हम सोचते हैं एक दिन में, उसमें से 80% बातें क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं, मात्र 20% बातें ही ऐसी होती हैं जो कि पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हैं, नीट का एग्जाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि बायोलॉजी एज सिलेबस है, तो क्या होगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी के सभी, क्योंकि इसमें ज्यादातर न्यूमरल्स दिए गए हैं जो कि आपको माइंड में सेट कर लेने बहुत ही जरूरी है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हमें स्टार्ट करना है हमारा ब्रेन का जो भी पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करना हमें स्टार्ट करना है। ओके, जिसके लिए जो हमने पिछले एग्जाम जो हमने पिछले पार्ट में डायग्राम बनाया था ब्रेन का, उसको आप लोग नोट किए ही होंगे, ड्रॉ किए होंगे, तो उसे आप लोग ओपन कर लीजिए अपनी कॉपी में, उससे आप लोग इजीली समझ पाएंगे, और जो भी मैं समझाने जा रही हूँ आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, ब्रेन पार्ट्स के हमें क्या करने हैं, फंक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हमें पढ़ना है सेरिब्रम। सेरिब्रम के फंक्शंस के बारे में हम स्टार्ट करते हैं समझना। ओके, देखिए सेरिब्रम जो होता है ना, वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। सेरिब्रम कैसा पार्ट होता है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट होता है। ओके, सेरिब्रम हायर फंक्शंस के लिए रिस्पांसिबल होता है। किस फंक्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है, तो सेरिब्रम जो होता है वो हायर फंक्शंस के लिए रिस्पांसिबल होता है। हायर फंक्शंस इन द सेंस रीजनिंग, रीजनिंग के लिए यानी पजल टाइप जो आते होती है उनके लिए रिस्पांसिबल कौन होता है, सेरिब्रम होता है। इनफैक्ट लर्निंग के लिए भी कौन रिस्पांसिबल होता है, सेरिब्रम होता है। इमोशंस के लिए, स्पीच के लिए, इन सभी के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है, तो सेरिब्रम ही रिस्पांसिबल होता है। ओके, अब सेकंड हमें पढ़ना है सेरिबेलम के बारे में। सेकंड हमें जानना है सेरिबेलम के बारे में। व्हाट इज सेरिबेलम, इनके फंक्शंस क्या हैं। सेरिब्रम, सेरिबेलम कहाँ पाया जाता है, तो अंडर सेरिब्रम। सेरिब्रम के ठीक नीचे क्या पाया जाता है, सेरिबेलम पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये मेंटेन करता है इसको, पोस्चर को एंड बैलेंस को, एज वेल एज ये कोऑर्डिनेट भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है किसे, मसल मूवमेंट को। ओके, देखिए सेरिबेलम जो होता है वो सेरिब्रम के ठीक नीचे पाया जाता है, और ये मेंटेन करता है पोस्चर एंड बैलेंस को, यानी कि हमें कैसे खड़े रहना है, हमें कैसे बैठना है, हमें किसके सामने कैसा बिहेव करना है, ये सब कौन मेंटेन करता है, तो सेरिबेलम मेंटेन करता है। एज वेल एज ये हमारे मसल मूवमेंट को भी मेंटेन करता है, कि हमारी मसल्स को कैसा मूवमेंट करना है, ये सब कौन मेंटेन करता है, सेरिबेलम मेंटेन करता है, ठीक है। हम मूव करते हैं, हम अपने हैंड से कुछ भी ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं, या फिर कुछ भी अगर हम वर्क कर रहे हैं जिसमें हमारी मूवमेंट हो रही है, तो उसे कौन मेंटेन करता है, सेरिबेलम मेंटेन करता है, ठीक है। हमारी जो भी पर्सनालिटीज है, यानी कि हमें कैसे खड़े रहना है, कैसे बैठना है, ये सब कुछ अगर कोई मेंटेन करता है तो वो है सेरिबेलम। ओके, थर्ड हमें पढ़ना है ब्रेन स्टेम के बारे में। थर्ड है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के बारे में हमें समझना है। ये रिले सेंटर की तरह वर्क करता है। कौन सी सेंटर की तरह, रिले सेंटर की तरह वर्क करता है। इसके बीच में बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये जो होता है रिले सेंटर की तरह वर्क करता है। किसके बीच में, सेरिब्रम, सेरिबेलम एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, ठीक है। ये क्या क्या कंट्रोल करता है, तो ये ऑटोमेटिक फंक्शंस कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक फंक्शन कंट्रोल करता है। ऐसे फंक्शन जो कि हमारी बॉडी में अचानक से हो जाते हैं उन्हें ये कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एक टाइप का ऑटोमेटिक फंक्शन है, ठीक है। हार्ट रेट, एज वेल एज बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, स्नीजिंग, coughing, vomiting and swallowing। ओके, देखिए तो जो ब्रेन स्टेम होता है वो एक रिले सेंटर होता है, ठीक है। किसके बीच में, तो सेरिब्रम, सेरिबेलम एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। ये ऑटोमेटिक फंक्शंस कुछ कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, यानी जब हम सांस लेते हैं तो ये कंट्रोल करता है ब्रेन स्टेम।
हमारी हार्ट रेट को, यानी कि हमारी हार्ट बीट कैसे चल रही है, बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर बीसी के थ्रू कंट्रोल होता है, डाइजेशन, ठीक है, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, स्वेलिंग, ये सब क्या है, ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं। तो ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है कौन, ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो 3 पार्ट्स के बारे में हमने समझ लिया है। अब हमें पढ़ना है लोब्स के बारे में, ठीक है। लोब्स भी 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। तो इन सब के बारे में चलिए हम स्टार्ट करते हैं समझना। फोर्थ वन इज लोब्स। देखिए सेरेब्रम के सभी स्फीयर्स में, हेमिस्फीयर्स में कितने लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं, और सभी 4 लोब्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो लोब्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट है फ्रंटल लोब, सेकंड वन इज पैराइटल लोब, थर्ड वन इज टेम्पोरल लोब, एंड फोर्थ वन इज occipital लोब। ओके, तो इन चारों के बारे में हमें समझना है। तो देखिए फ्रंटल लोब जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये फ्रंट ऑफ हेड पे लोकेट करता है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो पर्सनालिटी के लिए, पर्सनालिटी के लिए, ठीक है, एज वेल एज डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी कि हमें कैसे डिसीजन लेने हैं ये भी यही कंट्रोल करता है कौन, फ्रंटल लोब। मूवमेंट में एज वेल एज हायर थिंकिंग में, हायर थिंकिंग स्किल्स में, जैसे कि अगर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है तो कौन हेल्प करता है, फ्रंटल लोब हेल्प करता है, ठीक है। ये फ्रंटल लोब के बारे में कहानी। अब हमें पढ़ना है पैराइटल लोब के बारे में। पैराइटल लोब के क्या फंक्शंस होते हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे लोकेट होता है, तो मिडिल ऑफ ब्रेन के एकदम बीचों बीच पाया जाता है। ये हेल्प मतलब ये कंट्रोल करता है हमारी अटेंशन को, यानी कि किस चीज के बारे में हम कितना देर तक सोच विचार कर सकते हैं, ठीक है। और किस चीज को मेंटेन करता है, हमारी सेंस को, यानी कि हमारी समझ को, कि हमारी समझ कैसी है, एज वेल एज हमारी लैंग्वेज को भी यही कंट्रोल करता है। हमें कब क्या लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं उसका किससे कंट्रोल होती है, पैराइटल लोब से ही कंट्रोल होती है। अगर हमें कोई एक स्पेशल रिलेशनशिप समझना है, स्पेशल रिलेशनशिप किसी चीज के बारे में अगर हमें स्पेशली समझना है तो वो भी कंट्रोल कौन करता है, पैराइटल लोब ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये था पैराइटल लोब के बारे में। अब हमें समझना है टेम्पोरल लोब के बारे में। ये टेम्पोरल लोब कहाँ पाया जाता है, तो साइड्स ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन की दोनों साइड्स पे कहाँ क्या पाया जाता है, टेम्पोरल लोब पाया जाता है, ठीक है। ये हियरिंग में हेल्प करता है, हम कुछ भी क्या सुन रहे हैं उसमें ये हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी हमें यही हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी अगर हमें बनानी कुछ देर के लिए जो हमें चीजें याद रहती हैं तो किसकी वजह से रहती है, टेम्पोरल लोब की वजह से रहती हैं। हमारी स्पीच को, या फिर जैसे कि कोई हम लोग म्यूजिक सुनते हैं और उसके रिदम पे हम भी म्यूजिक करने लगते हैं, तो म्यूजिकल रिदम को भी कंट्रोल यही करता है, म्यूजिकल रिदम को, ठीक है। और कुछ स्मेल रिकॉग्निशन में, स्मेल रिकॉग्निशन में भी कौन हेल्प करता है, तो टेम्पोरल लोब ही हेल्प करता है। अब वही अगर हम बात करें ऑसिपिटल लोब की, तो ये कहाँ पाया जाता है, बैक ऑफ ब्रेन, ब्रेन के एकदम पीछे पाया जाता है, बैक ऑफ ब्रेन ये पाया जाता है, लोकेट करता है। ये हेल्प करता है विजन में एज वेल एज रिकॉग्निशन ऑफ शेप एंड कलर, ओके। तो ये था लोब्स के बारे में। सेरेब्रम का जो हेमिस्फीयर होता है उसके सभी हेमिस्फीयर्स में कितने लोब होते हैं, 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। फ्रंटल लोब जो होता है वो नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ पाया जाता है, तो लोकेट कहाँ करता है, फ्रंट ऑफ हेड, एज वेल एज इट मेंटेन आवर पर्सनालिटी, डिसीजन मेकिंग, मूवमेंट, हायर थिंकिंग स्किल्स, all these activities are controlled by frontal lobe. And second one is parietal lobe. Parietal lobe is located at the middle of the brain. It helps our attention, senses, languages, as well as spatial relationship recognition. And third one is temporal lobe. Temporal lobe is present both sides of brain. It helps in hearing, short-term memory recognition, speech, musical rhythm, as well as smell recognition. But smell recognition is in light term. Okay. Fourth one is occipital lobe. Occipital lobe is present at back of brain. It helps in vision, recognition of shape, and recognition of color. Okay. अब हमें पढ़ना है हाइपोथैलेमस के बारे में। लोब हमारा खत्म हो गया, फोर्थ टॉपिक जो था वो लोब खत्म हो गया। फिफ्थ पॉइंट हमें पढ़ना है हाइपोथैलेमस के बारे में। फिफ्थ है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है, ठीक है, जो कि किस चीज में हेल्प करता है,
बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में, और हमारे मूड को कंट्रोल करने में, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में, और हमारे टेस्ट को, स्मेल को, ये सब को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। एज वेल एज ये हमारी हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ओके, तो देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक स्मॉल पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे मूड को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, टेस्ट को कंट्रोल करता है, और हार्ट बीट जो होती है, ब्लड प्रेशर होता है, इन दोनों को भी कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब 6 है फोन्स के बारे में हमें स्टडी करना है। ओके ओके, तो 6 पॉइंट है फोन्स का कोई एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं है। नॉर्मली ये है कि फोन्स जो है मेन काम सिर्फ इतना ही करता है कि ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल किसको करता है? और ब्रीथिंग, हम जो सांस लेते हैं वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है? तो फोन्स के द्वारा होता है। और अगर सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो यानी कि प्रॉब्लम डायरेक्ट किसमें है? फोन्स में भी हो सकती है। 7th है क्रेनियम, जिसे हम स्कल भी कहते हैं, और हिंदी में इसे ही हम क्या कहते हैं? खोपड़ी। 7th है क्रेनियम जिसे हम क्या कहते हैं? स्कल। तो इसके बारे में चलिए समझ लेते हैं, इसके फंक्शंस को समझ लेते हैं। ये क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने में काम करता है। ठीक है, और इसका क्या फंक्शन होता है? ये हमारी फेशियल मसल, यानी कि जो हमारी चेहरे की जो क्या है मसल्स हैं, उनको क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारे फेस पे अच्छे से क्या होती है? सिचुएटेड होती है। और ये एक बहुत ही मेन काम ये भी करता है कि फिक्स करता है, किसकी फिक्सिंग की? पोजीशन फिक्स करता है, किसकी? ऑफ आवर आईज एंड ईयर। अगर हमारी आईज और ईयर्स की पोजीशन क्या है? फिक्स है, तो किसकी वजह से है? क्रेनियम की वजह से ही है। एज वेल एज ये फेस को उसका फॉर्म भी प्रोवाइड करता है। फॉर्म कौन प्रोवाइड करता है फेस का? तो क्रेनियम भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्रेनियम का काम आप लोगों को समझ में आया। और एक और बात ध्यान रखिएगा फंक्शन के साथ साथ, क्रेनियम जो होता है वो टोटल कितनी बोन से मिलकर बना होता है? 22 बोन से मिलकर के बना होता है। 22 बोन्स में भी कितने टाइप की बोन्स होती हैं? तो बोन्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। क्रेनियल बोन, फेशियल बोन और ईयर बोन। ओके, तो देखिए क्रेनियम इन द सेंस स्कल। ठीक है, स्कल जो होता है टोटल 22 बोन से मिलकर के बना होता है, जो कि 22 बोन्स 3 टाइप की होती है। क्रेनियल बोन होती है, क्रेनियल बोन जो होती है वो हमारी ब्रेन को हैंडल करती है। ठीक है, ब्रेन में जो भी बोन होती है उन्हें क्रेनियल बोन कहेंगे। अगर हम बात करें फेशियल बोन की, तो फेशियल बोन इन द सेंस हमारे फेस की बोन, हमारे चेहरे की बोन। ठीक है, और ईयर बोन कौन सी आ जाएगी? जो भी हमारे ईयर्स की बोन है, हमारे कानों में जो भी बोन प्रेजेंट है वो कौन सी है? ईयर बोन है। ठीक है, और क्रेनियम का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, ये फेशियल मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड भी करता है। इनफैक्ट cranium also fix the position of our eyes as well as our ears, and it gives its face its form, ये फेस को उसका फॉर्म भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हमें 8th पढ़ना है। 8th जो पार्ट है वो है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के बारे में हम समझ लेते हैं। अब हमें पढ़ना है मिड ब्रेन के बारे में। इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये रिलेट करता है सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस। सेंसरी और मोटर इम्पल्सेस को रिले करने का काम कौन करता है? तो मिड ब्रेन करता है। ये हमारी आई मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। आई मूवमेंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये हमारे रिफ्लेक्सेस को भी, यानी कि हम कब कैसे और एक्शन क्या लेना है उसको भी कंट्रोल करता है। हियरिंग को और हमारे विजन को, इन दोनों को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। एज वेल एज हमारी अपर लिम्ब मूवमेंट को कौन फिक्स करता है? कौन एडजस्ट करता है? तो वो है मिड ब्रेन। वीकफुलनेस, यानी कि ये पता लगना कि हमें कमजोरी हो रही है, और पेन रिलीफ और पेन रिस्पॉन्स, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? कौन हमें पता लग देता है कि हमें पेन हो रहा है या फिर हमें कमजोरी है? तो मिड ब्रेन ही पता लगाता है। ठीक है, एज वेल एज ये हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट भी करता है। ठीक है, तो ये है मिड ब्रेन के बारे में। तो देखिए मिड ब्रेन जो होता है वो सेंसरी और मोटर इम्पल्सेस को रिले करता है, आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, एज वेल एज प्रोसेसिंग विजन एंड हियरिंग, एडजस्टिंग अपर लिम्ब मूवमेंट्स, कंट्रोलिंग वीकफुलनेस एंड पेन रिस्पांस, एंड रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है,
अब हमें 9th पॉइंट है, 9th पार्ट जो होता है ब्रेन का, बोलता है मेडुला। तो मेडुला के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो हमारा जो 9th पार्ट होता है दैट इज मेडुला। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। मेडुला, मेडुला का फंक्शन क्या होता है? तो ये कंट्रोल करता है कुछ फंक्शंस को, जैसे कि ब्रीदिंग को, हमारी हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, रिफ्लेक्सेस, posture, nerve tracts, nerve, taste, salutation, हियरिंग, ये सबको कंट्रोल कौन करता है? तो मेडुला कंट्रोल करता है। किसको किसको? ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रिफ्लेक्सेस, पोस्चर, नर्व ट्रैक्ट्स, नर्व, टेस्ट, सैलिटेशन, हियरिंग, ये सभी प्रोसेसेस को, ये सभी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल अगर कोई करता है तो कौन करता है? मेडुला ही करता है। ठीक है, अब हमें 10th पार्ट पढ़ना है, दैट इज हिंड ब्रेन। 10th है हिंड ब्रेन। व्हाट इज हिंड ब्रेन? तो हिंड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? तो ये कंट्रोल करता है हमारी ब्रीदिंग रेट को, यानी कि हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। देखिए अब आप लोग ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि एक ही फंक्शन को बहुत सारे पार्ट कंट्रोल कर रहे हैं। तो हाँ, एक ही फंक्शन को कुछ पार्ट्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो मेन फंक्शंस होते हैं। तो देखिए आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट शो करेंगे, तभी हमें वीडियोस अपलोड करनी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स के पास अब तक आपने चैनल शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। और अगर आप कांटेक्ट में कोई भी स्टूडेंट है क्लास 9 to 12 के, तो उन्हें आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके बायोलॉजी पढ़ने में। ठीक है, और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट रहा करे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करिए, उसका आप लोगों को रिस्पांस जरूर मिलेगा। ठीक है, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट, आप लोगों को रिस्पांस जरूर मिलेगा। ओके, तो हिंड ब्रेन की हम बात कर रहे थे। हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है ब्रीदिंग की प्रोसेस को, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, हमारी स्लीपिंग को, वेकफुलनेस को, बैलेंस, क्रेनोफेशियल मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, सेंसेशन, मसल रिस्पॉन्स, हियरिंग, बैलेंस, फेशियल मूवमेंट, swallowing, ब्लैडर कंट्रोल। ओके, तो ये सभी प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? तो हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, आप लोग इसे जैसे ही मैं नोट कर रही हूँ पॉइंट वाइज, वैसे ही आप लोग इसे नोट करते रहिए। ओके, तो हिंड ब्रेन जो है वो ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्लीपिंग, वेकफुलनेस, यानी कि कब हम सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड रेट, सांस लेने की प्रोसेस, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, यानी कि हम कैसे अपना बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, कब अच्छे से अपना पोस्चर मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमको कब बैठना है, कब खड़े होना है। ठीक है, हमारी सेंसेशन, हमें क्या सोचना समझना है, हमारी मसल्स कैसे रिस्पॉन्स करेंगी, हमें क्या सुनना है, कैसे बैलेंस करना है, फेशियल मूवमेंट हुआ, यानी कि हमें कैसे बोलना है, तो जब हम बोलेंगे तो हमारे फेस पे कैसे मूवमेंट्स होंगे, कैसे एक्सप्रेशंस आएंगे, स्वैलोइंग, यानी कि जो हम खाने निकलते हैं, ब्लैडर कंट्रोल, ये सब प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? तो हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। ओके, अब हमें समझना है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे ब्रेन में ही पाई जाती है, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं। 11th है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या फंक्शन होते हैं? देखिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। कौन सी ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसका मेन फंक्शन ही होता है, क्या करती है ये? हार्मोन रिलीज करती है। क्या करती है? रिलीज हार्मोन। ये हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज करती है। ठीक है, इसका और ये किस चीज में कंट्रोल करती है? तो हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिज्म,
रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, लैक्टेशन, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, पेन रिलीफ, टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, as well as immune system। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी हम कहते हैं क्योंकि रिलीज करती है हार्मोन को एज वेल एज ये ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस रिस्पांस, लैक्टेशन, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, पेन रिलीफ, टेम्परेचर रेगुलेशन, बीपी, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इम्यून सिस्टम, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो स्मॉल कैविटी होती है, स्कल के अंदर पाई जाती है, एक छोटी सी कैविटी होती है जो कि स्कल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और ये मतलब लगभग हमारे ब्रेन के, हमारे हेड के कहाँ पाई जाती है? बीचों बीच में पाई जाती है। और पर हमारी आंख के पीछे, हमारी आईज के पीछे और हमारे हेड के बीच में कौन पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, तो इसकी साइज जो होती है वो लगभग पी शेप, यानी कि मटर के दाने के ही इतनी बड़ी इसकी साइज होती है। ओके, अब हमें पढ़ना है फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन के बारे में इसके क्या फंक्शन होते हैं? तो ये सेंसरी प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, सेंसरी प्रोसेसिंग और मोटर कंट्रोल, स्लीप एंड वेक स्टेजेस, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, इंटेलिजेंस, मेमोरी, हार्मोन प्रोडक्शन। हम लोग फोर ब्रेन को एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज प्रोसेंसेफेलॉन। ओके, तो फोर ब्रेन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोसेंसेफेलॉन। अदरवाइज इसके फंक्शंस ये होते हैं कि सेंसरी प्रोसेसिंग, मोटर कंट्रोल, स्लीप एंड वेक स्टेजेस, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, इंटेलिजेंस, मेमोरी एज वेल एज हार्मोन प्रोडक्शन, ये सभी में ये हेल्प करते हैं। ये सभी इसके मेन फंक्शंस होते हैं। देखिए नर्व टिश्यू कैसे एक्शन कॉज करते हैं? तो नर्व टिश्यू कॉजेस एक्शन बाय ट्रांसमिशन impulses to muscles which then responds by contracting and relaxing। ठीक है, अब हमें समझना है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हमें समझना है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो देखिए प्लांट के पास भी एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट फंक्शंस अपने डिफरेंट पार्ट से कर सके, या तो स्मूथ मैनर में या फिर एफिशिएंट मैनर में। ठीक है, ये एसेंशियल होता है प्लांट्स के लिए कि वो कोऑर्डिनेट करें। देखिए प्लांट्स के लिए कोई भी एक्टिविटी हो, फोटोसिंथेसिस और रिस्पॉन्डिंग टू एनवायरमेंट स्टिमुलाई हो या फिर रिप्रोडक्शन, ये सभी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे कि एनिमल्स के लिए होती हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स का और हार्मोनल सिस्टम का यूज करते हैं। नर्व सिस्टम जो होते हैं प्लांट के, नर्वस सिस्टम होते हैं प्लांट के, वो क्या करते हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन को वन पार्ट टू अनदर पार्ट में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, और सेकंड होते हैं हार्मोनल सिस्टम जो होते हैं प्लांट के, कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं और हार्मोन रिलीज करती हैं प्लांट में भी। ठीक है, ये हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन कहते हैं। जो हार्मोन प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं उन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, फाइटो हार्मोन जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में डिफरेंट टिश्यू से सीक्रेट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल चेंज हो या फिर कोई भी एक्टिविटी हो प्लांट की, वो सभी में हेल्प करते हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि प्लांट मूवमेंट के, तो जियोट्रॉफिज्म यानी कि प्लांट का मूवमेंट सॉइल की तरफ से, हाइड्रोट्रॉफिज्म तो वाटर की तरफ से, कीमोट्रॉफिज्म तो इस केमिकल स्टिमुलस की तरफ से, और थिग्मोट्रॉफिज्म की बात करें तो टच की तरफ से। ठीक है, तो सम एग्जांपल्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स इंक्लूड जियोट्रॉफिज्म, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द सॉइल, हाइड्रोट्रॉफिज्म, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट towards water, chemotrophism, movement in response to a chemical stimulus, as well as thigmotrophism, तो डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पांस टू टच। अब हमें समझते हैं कुछ हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में जो कि रिलीज होते हैं। तो हार्मोन्स के बारे में हम समझ लेते हैं, एंड देन हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कुछ हार्मोन्स के बारे में हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हमें जानना है एड्रेनलिन हार्मोन। के बारे में। तो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है, आप स्ट्रेस में होते हैं, जब स्ट्रेस होते हैं यानी कि टेंशन में होते हैं, या फिर
आप स्केयर्ड होते हैं यानी कि डरे हुए होते हैं, तो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट होता है। क्यों सीक्रेट होता है? तो हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए ये सीक्रेट हो जाता है, ठीक है, ताकि हम लड़ सके, हम उसका। तो अगर हम बात करें सेकंड ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन को हम लोग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है। और ये जो होता है प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, जो कि ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, सेल के रिप्रोडक्शन में, रीजनरेशन में। देखिए सेल के रीजनरेशन में भी ये हेल्प करता है, सेल के डिविजन्स में भी हेल्प करता है, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है इट इज ग्रोथ हार्मोन, देन इट हेल्प्स इन ग्रोथ। ओके, सो थर्ड वन इज थायराइड ग्लैंड। इट इज अ डक्टलेस ग्लैंड। ये कैसी ग्लैंड होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है, लेकिन कौन सी? तो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये हमारे नेक के फ्रंट पोर्शन पे प्रेजेंट रहती है। ये जो है इसकी शेप रफली बटरफ्लाई शेप टाइप की होती है, और ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से एक सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का काम करती है। ओके, थायरोक्सिन स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन द सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। थायरोक्सिन जो होता है वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट के, फैट के, प्रोटीन के क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है, जिससे कि सेल्स जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो नाउ वी हैव टू नो अबाउट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है, जो कि मेल की बॉडी में प्रेजेंट रहता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसको टेस्टिस सीक्रेट करता है स्पर्म के सिंथेसिस के लिए। ओके, सिक्स्थ वन इज ऑस्ट्रोजन हार्मोन। ऑस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो फीमेल हार्मोन होता है, जो कि फीमेल बॉडी में सीक्रेट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ओवा और एग। ओके, अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट लोअर्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज, ए टाइप ऑफ शुगर। देखिए एक टाइप ऑफ शुगर पाया जाता है ग्लूकोज हमारे ब्लड में, तो इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो कि लोअर करता है, मतलब उसके लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को हमारे ब्लड में कम करता है, ठीक है। और इट इज मेड बाय द बीटा सेल। ये किससे बना होता है? तो बीटा सेल, पैंक्रियाज के बीटा सेल से बना होता है, और रिलीज होता है ब्लड में, ठीक है। जब ग्लूकोज का लेवल हाई होने लगता है, जब हम कुछ भी खाना खाते हैं और ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, तो इंसुलिन तुरंत हमारे ब्लड में रिलीज होता है, और ये ब्लड के लेवल को और ये शुगर के लेवल को मेंटेन कर देता है। देखिए इंसुलिन जो होता है वो हेल्प करता है ग्लूकोज को, ताकि वो हमारी बॉडी सेल में एंटर कर सके, और जब वो हमारी बॉडी सेल में एंटर करता है ग्लूकोज, तो वो हमें एनर्जी के फॉर्म में यूज होता है, जो कि एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है वो स्टोर भी हो जाती है फ्यूचर के लिए, ठीक है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।